हर दुनिया की अपनी सीमाएं होती हैं, लेकिन जब वे सीमाएं टूटती हैं तब शुरू होती है डायमेंशन का लॉर्ड की कहानी। एक ऐसा सफ़र जहां समय, शक्ति और रहस्य आपस में टकराते हैं। पूरी कहानी सुनने के लिए डायमेंशन का लॉर्ड की प्लेलिस्ट ज़रूर देखें और चैनल नॉवल की दुनिया 2.0 को सब्सक्राइब करें ताकि आप इस रहस्यमयी यात्रा का कोई भी हिस्सा मिस न करें। स्नो लेपर्ड सेक्ट के बर्फ से ढकी पहाड़ियों की गहराई में एक जगह थी जहां एक यज्ञकुंड धधक रहा था। उस कुंड के सामने नीले रंग की अग्नि तेजी से जल रही थी। उस कुंड के सामने एक आदमी बैठकर अजीब अजीब तांत्रिक क्रियाएं किए जा रहा था। उसी कुंड के सामने एक जिंदा लाश की रखा गया था। ये जिंदा लाश इसीलिए थी क्योंकि इसकी सांसें चल रही थी और उसकी पलकें झपक रही थी। ये लाश किसी और की नहीं बल्कि बंसी की थी। बंसी को जब वापस लाया गया तो उसके रीढ़ की हड्डियों को वापस जोड़ने की कोशिश की गई, पर शौर्य की मार इतनी खतरनाक थी कि सारी हड्डियां इधर उधर चली गई थी। ऊपर से जब उसके रीढ़ की हड्डियों को ऑपरेशन द्वारा ठीक करने की कोशिश की गई तो उसकी हड्डियां किसी गुब्बारों की तरह फट पड़ी और वो हमेशा के लिए अपाहिज बन गया। जब उसके शरीर में फैली ऊर्जा को जांचा गया तो पाया कि असंतुलित ईद ऊर्जा का एक छोटा हिस्सा उसके शरीर में मौजूद है और वो संतुलित नहीं किया जा सकता। जब ये बात सेक्ट मास्टर के सामने लाई गई तो सेक्ट मास्टर ने अपने एक खास आदमी को इसका इलाज करने के लिए बुलाया। ये मामला उनकी सोच से अधिक पेचीदा था, इसीलिए उसने इस खास आदमी को यहाँ बुलाया था। इस आदमी ने अजीब से दिखाने वाले कपड़े पहने हुए थे। उसके हाथ में सूखी लकड़ी की छड़ी थी जिसके ऊपर नीले रंग की नसें उभरी हुई थी। इन नसों से ईद ऊर्जा बह रही थी। उस आदमी ने जब बंसी को देखा तो उसकी आंखें चमक उठी। उसने दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए स्नो लियोपॉर्ड सेक्ट के सेक्ट मास्टर से कहा, सेक्ट मास्टर, आपके इस लड़के पर एक घातक छुपा हुआ वार किया गया है। अगर आप इसे बचाना चाहते हैं तो मेरे पास एक उपाय है, पर मुझे पता नहीं कि आप इसे स्वीकार करेंगे या नहीं। उसकी बात सुनकर सेक्ट मास्टर ने गुस्से से अपने पोते बंसी के अपाहिज शरीर को देखा और उसके बालों में हाथ फेरते हुए बोला, भरिगू मेरे दोस्त, तुम्हें भी अच्छे से पता है कि मेरा ये पिता एक खास शरीर के साथ जन्मा था। इससे मुझे बहुत उम्मीदें भी थी, पर देखो कैसे उस धोखेबाज कमजोर लड़के ने मेरे पोते को घायल करके उसके शरीर में ऐसा कुछ डाल दिया है कि मैं उसे ठीक नहीं कर पा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरा पोता खुद अपनी इस हालत का बदला ले और उस कमजोर और धोखेबाज लड़के शौर्य को अपने हाथों से मौत के घाट उतार दे। ये सुनकर भरिगू ने सेक्ट मास्टर के कंधे पर हाथ रखा और गंभीर होकर बोला, सेक्ट मास्टर, मैं तुम्हें बता दूं कि एक बार अगर मैंने इसका इलाज करना शुरू किया तो तुम्हारा पिता हमेशा के लिए अपना असली कल्टीवेशन मार्ग छोड़ देगा। मेरे इलाज के बाद तुम्हारे पोते को अपनी ताकत बढ़ाने के लिए बहुत सारे कल्टीवेटर के खून की जरूरत होगी। जितना अधिक ताकतवर कल्टीवेटर का खून तुम इसे पिलाओगे उतना ही अधिक ये शक्तिशाली होता जब जाएगा। मैं इसकी कल्टीवेशन कोर को बदल दूंगा। आज के बाद इसका शरीर वातावरण से ईदा को सोख नहीं पाएगा। क्या अब भी तुम चाहते हो कि मैं इसका इलाज करूं? भरिगू की बात सुनकर सेक्ट मास्टर थोड़ा चिंतित हुआ, पर जब बंसी के मुरझाए चेहरे को उसने देखा तो उसने मन ही मन निर्णय किया और बोला, हाँ, मैं चाहता हूं कि तुम इसका इलाज करो। ये सुनकर भरिगू की आंखें चमक पड़ी। उसने अपने ओंठों पर जीभ फेरी और तुरंत बंसी को वहां से लेकर पहाड़ियों की गहराई में चला गया। उसने बड़ी ही फुर्ती के साथ बंसी का इलाज चालू किया। उसने बंसी की रीढ़ की हड्डी पर हाथ रखकर ईद को नियंत्रित करने वाले मंत्रों का उच्चारण किया और शौर्य की छोड़ी हुई असंतुलित ऊर्जा को नई असंतुलित ऊर्जा से मिलाकर उस ऊर्जा को नष्ट कर दिया। उसके बाद घाव भरने वाली दवा को बंसी के मुंह में डाल दिया। बंसी कुछ ही पलों में ठीक हो गया, पर जैसे ही वो उठने जा रहा था भरिगू ने उसके माथे का एक बिंदु दबा दिया। बिंदु दबाते ही बंसी चुप हो गया और लेट गया। भरिगू ने ये इतनी चतुराई से किया कि सेक्ट मास्टर की थोड़ा भी शक नहीं हुआ। भरिगू ने उसके बाद अपनी झोली से एक काले रंग की डिब्बी निकाली और उसे खोलकर उसके अंदर मौजूद एक बाल जैसा एक कीड़ा निकाला और उसे बंसी के मुंह में डाल दिया। बंसी का शरीर तड़प उठा, पर भरिगू ने सभी को चुपचाप खड़े रहने के लिए कह दिया। कुछ ही देर बाद खूनी लाल रंग की आभा बंसी के शरीर से निकलने लगी। बंसी के शरीर में बदलाव होने लगे। उसके शूल दांत लंबे हो गए। वो किसी वैम्पायर की तरह दिखने लगा। उसकी आंखों की पुतलियों में एक लाल रंग की रिंग तैयार हो गई। बंसी का शरीर अजीब आवाजें करने लगा और वो दहाड़ते हुए खड़ा हो गया। उसने अपने शरीर को जोर से झटका दिया और एक भयानक डरावनी ऊर्जा चारों तरफ फैल गई। जब भरिगू और सेक्ट मास्टर ने ये देखा तो वो खुशी से चहक उठे। भरिगू इसलिए खुश था कि एक स्पेशल फिजिक वाला आइस एलिमेंटल बॉडी का लड़का एक वैम्पायर बन गया था। वहीं सीड मास्टर अपने पोते के ठीक होने के लिए खुश हो गया था। भरिगू ने उसके बाद अपनी थैली से एक लाल रंग का तरल से भरी बोतल निकाली। बोतल का ढक्कन खुलते ही बंसी मानो पागल सा हो गया। उसने छीनकर उस बोतल को मुंह से लगाया और गटागट उसे पी गया। जब पूरी बोतल खाली हो गई बंसी धीरे धीरे शांत हो गया। भरिगू ने सेक्ट मास्टर से कहा, लो, तुम्हारा पोता अब अमर हो गया है। आज के बाद इसके कोई भी घाव कभी भी उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे। वो अपने आप ठीक हो जाएंगे। तुम्हारा पोता अब अमर हो गया है, बस उसे समय समय पर खून पिलाते रहना।
इतना कहकर भृगु मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। सेक्ट मास्टर ने बंसी को गले से लगाया और खुश होकर उसे जांचने लगा। बंसी भी खुद को ठीक पाकर खुश था। ऊपर से उसकी ताकत पहले से कई गुना बढ़ चुकी थी। बंसी ने अपनी हथेलियों से मुट्ठी बांधी और खोलकर थोड़ा पागलपन भरे अंदाज में बोला, दादाजी मैं इस बार उस शौर्य को खत्म करके रहूंगा। अब मुझे अपना प्रतिशोध लेने से कोई नहीं रोक सकता। सीट मास्टर ने बंसी के कंधे को थपथपाया और बोला, मेरे बच्चे इतनी भी जल्दी करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें अपना बदला लेने का मौका इंटरसेक्ट कंपटीशन दूंगा। फिलहाल तुम अपनी शक्तियों को इतना बढ़ाओ कि तुम्हारे आगे सुंदर भी खड़ा नहीं हो पाए। ऐसा कहकर सेक्ट मास्टर ने अपनी स्पेस एलिमेंट की शक्ति का एक नमूना बंसी को देते हुए कहा, इस ऊर्जा का अभ्यास करो और अपनी ईद ऊर्जा को इस ऊर्जा में रूपांतरित करने की कोशिश करो। इतना कहने के बाद सेक्ट मास्टर वहां से चला गया। अपने दादा के जाने के बाद बंसी किसी हैवान की तरह हंसने लगा और अपने शरीर को निहारने लगा। शौर्य जुनेजा, तुम्हें अंदाजा भी नहीं होगा कि तुमने किस शैतान को जगा दिया है। जब ये बंसी वापस आएगा तो तुम्हारे लिए ये क्रंदन देश भी कम पड़ जाएगा भागने के लिए। ऐसा कहकर भयानक हंसी के साथ बंसी अपनी जगह पर नाचने लगा। दूसरी ओर शौर्य ने अपना बोरा बिस्तर बांध लिया था और वो वापस अरोरा मैंशन पहुंच गया था। शिला और आरव ने उसके जाने के सारे इंतजाम कर दिए थे। शौर्य ने सबसे पहले अपने नाना से मुलाकात की और उन्हें स्नो लियोपॉर्ड सेक्ट के यंग मास्टर की सारी बात समझा दी। शौर्य नहीं चाहता था कि उसकी वजह से उसका कोई दुश्मन खुला रह जाए। उसके नाना ने शौर्य की बात को सुना और अपने एक गार्ड को उस पर नज़र रखने के आदेश भेज दिए। उसके बाद शौर्य ने कुछ समय मनोहर के साथ बिताया और उसे जल्द से जल्द शादी करने की सलाह दे डाली। अपने भांजे द्वारा शादी की बात करने पर मनोहर थोड़ा शर्मा गया और शौर्य को डांटते हुए बोला, अगर तुझे शादी करने की इतनी जल्दी है तो बोल दे, पर मुझ जैसे बेचारे की क्यों बात लगाने पर तुला है। मैंने तो अपनी शादी अपने देश की रक्षा के लिए कर्तव्य के साथ कर दी है। शौर्य ने तुरंत ताना मारते हुए कहा, ऐसे बहाने बनाना छोड़ दो मामा, साफ साफ ये क्यों नहीं कहते कि तुम किसी लड़की को अभी तक पटा ही नहीं पाए हो। खोट तुम्हारे अंदर ही है मामा। शौर्य की बात एड मनोहर चिढ़कर उसके पीछे दौड़ा तो शौर्य वहां से भागकर अपनी मां के पास आया। शौर्य अब काफी हद तक बदल गया था। शिला के सामने मुंह ना खोलने वाला शौर्य अब सीधे और साफ बात कर रहा था। अपने घर पर रात गुजारने के बाद दूसरे दिन सुबह सुबह ढेर सारा सामान बांधकर शिला ने शौर्य को दे दिया। इसमें उसके बनियान, अंडरवियर और कई छोटे मोटे सामान मौजूद थे। शौर्य को अपनी पहली 2 जिंदगियों में मां का ऐसा प्यार नहीं मिला था। उसने अपनी भावनाओं को दबाया और अपनी मां को गले लगा लिया और फिर अपने सामान को सबकी आंखों के सामने गायब कर दिया। पॉकेट में हाथ डाले और गाड़ी में जाकर बैठ गया। आज गाड़ी मनोहर चला रहा था। शौर्य के गाड़ी में बैठते ही मनोहर ने गाड़ी को एयरपोर्ट की ओर दौड़ा दिया। गाड़ी में बैठने के बाद शौर्य अपने फ़ोन से 2 लोगों की जानकारी को पढ़ रहा था। अंजलि केडिया, उम्र 45, पहचान ल्यूमिनस स्किन की मालकिन और कुमार केडिया की पत्नी, कल्टीवेशन वॉइड रिफाइनमेंट लेवल प्लस। स्नेहा केडिया, उम्र 18, पहचान लोटस वैली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड स्किल्स की स्टूडेंट, लोटस वैली राज्य की सीईटी टॉपर, कल्टीवेशन कॉ फॉर्मेशन रेल्म प्लस। दोनों की तस्वीरें शौर्य को दिखाई दे रही थी। दोनों माँ बेटियां काफ़ी खूबसूरत दिखाई दे रही थी। उन्हें देखकर कोई भी उन्हें माँ बेटी तो कभी नहीं कहेगा। उनकी बगल में कुमार केडिया की तस्वीर भी थी। उसे देखकर ही लग रहा था कि उसकी बेटी स्नेहा उस पर गई है। दोनों के चेहरों पर अकड़ साफ दिखाई दे रही थी। शौर्य ने एक नज़र उन्हें देख लिया और फिर मनोहर से बोला, मामा मुझे लगता है कि मुझे इस अंजलि आंटी के पास भेजने की बजाय एक घर कॉलेज के पास खरीद कर दोगे तो अच्छा होगा। मैं किसी और के परिवार में रहना पसंद नहीं करता। ये सुनकर मनोहर ने गंभीर आवाज में कहा, मैं फिलहाल तो ऐसा नहीं कर सकता। तुम्हें उनके घर में ही रहना होगा। अगर भविष्य में तुम्हारे ऊपर बना खतरा हट जाता है तो फिर मैं तुम्हें अलग से रहने की परमिशन दे सकता हूँ। अभी के लिए तुम्हें ऐसे ही काम चलाना होगा। ये सुनकर शौर्य ने मुंह बनाया और फिर बोला, फिर एटलीस्ट मुझे कुछ पैसे ही दे दो। इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है, कुछ तो मुझे दोगे ना। वैसे भी उस गंदी नाली के कीड़े की वजह से इन दोनों ने मेरा सारा राशन पानी बंद करके रखा था। शौर्य की बात सुनकर मनोहर भावुक हो गया और उसने अपना एक बैंक कार्ड निकाला और शौर्य को दे दिया। शौर्य ने उसे तुरंत झपट कर ले लिया। वो नहीं चाहता था कि मनोहर अपना मन बदल ले। कुछ ही देर में शौर्य एयरपोर्ट पर पहुंचा। यहाँ पहुंचते ही उसके सामान और बोर्डिंग पास की जांच हुई। उसके बाद शौर्य प्लेन की तरफ चला गया। यहाँ पर पाए जाने वाले प्लेन बिल्कुल भी प्लेन की तरह नहीं थे। ये कुछ अजीब ही दिखाई देते थे। इनकी रचना और काम करने का तरीका एकदम अलग था। शौर्य पहले तो थोड़ा डर गया, पर जैसे ही प्लेन के अंदर पहुंचा उसका सारा डर गायब हो गया। वहीं मनोहर ने सुरक्षा विभाग में शौर्य की जानकारी देकर उस पर छुपकर नजर रखने के आदेश दे दिए। शौर्य ने महसूस किया कि ये प्लेन असल में प्लेन नहीं बल्कि किसी स्पेसशिप की तरह काम कर रहे थे। वातावरण से ईंधन को सोखकर ये इंजन प्रोपल होता था, जिसके कारण ये प्लेन हवा में स्थिर होकर उड़ सकता था।
इसकी स्थिरता इतनी खतरनाक थी कि चाहे जितनी भी स्पीड बढ़ाई जाए ये प्लेन बिल्कुल भी हिलता डुलता नहीं था। प्लेन टेक ऑफ हुआ और पलक झपकते ही हवा में गायब हो गया। शौर्य को लगा था कि उसे अपने अगले मुकाम तक पहुंचने के लिए काफ़ी समय लगेगा, पर ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। 10 मिनट लगातार उड़ने के बाद प्लेन धीमा हुआ और उतरने लगा। शौर्य को लगा कि कोई इमरजेंसी आई होगी, पर जब प्लेन मौजूद होस्टेस ने उसे बताया कि वो लोटस वैली राज्य में पहुंच गए हैं तो शौर्य की हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। शौर्य तुरंत बाकी पैसेंजर्स के साथ बाहर आया और एयरपोर्ट से बाहर निकलने लगा। दूसरी तरफ इसी एयरपोर्ट पर इस वक्त अंजलि और स्नेहा अपनी गाड़ी के बाहर खड़ी होकर शौर्य का इंतजार कर रही थी। मॉम, हमें इस लड़के का इंतजार क्यों करना पड़ रहा है? वैसे भी उसके जैसे लूजर के लिए उस कॉलेज में कोई जगह नहीं है। एक तो इसका कल्टीवेशन नष्ट हो चुका है और अब बिना नॉर्मल एकेडमिक एजुकेशन के वो सीधा कॉलेज में पढ़ने के सपने देख रहा है। आई हेट दीज काइंड ऑफ बॉयज। अंजलि ने उसकी बात सुनी और झल्ला कर बोली, स्नेहा अपना ये नकचड़ापन अब तो रोक दो। फॉर गॉड सके उसके सामने उसे कुछ भी मत बोलना, वरना मेरी दोस्त की नज़रों में मेरी क्या इज्जत रहेगी। ये सुनकर स्नेहा ने फिर एक बार मुंह खोला और बोली, तुम्हारी ये दोस्त भी उसके बेटे की तरह लूजर ही निकली। उसने जितना कमाया सब कुछ गंवा दिया। अब उसके लिए हम इज्जतदार लोग हैं और वो बस एक लूजर रह गई है। वो हम पर भले क्यों लुक डाउन करेगी मॉम। स्नेहा की इन बातों से अंजलि का माथा ठनक उठा था। वो 2-4 थप्पड़ खींचकर लगाने के मूड में थी, पर उसने खुद को रोक लिया, क्योंकि इस वक्त उसे हमारा हैंडसम हंक शौर्य पॉकेट में हाथ डालकर चलकर उनकी ओर आ रहा था। शौर्य की चाल इतनी प्रभावशाली लग रही थी कि दोनों माँ बेटियां एकदम से चुप हो गई। आसपास खड़े लोग भी शौर्य की चाल और रूप को देखकर उसे देखते ही रह गए थे। शौर्य ने यहाँ आते वक्त काट दिया था, जिस वजह से उसका सोल्जर कट उसके घुंघराले छोटे बालों को और भी खास बना रहा था। अगर कोई आर्मी का जवान उसके बगल में खड़ा हो जाए तो वो भी शौर्य के सामने फीका लगने लगेगा। ऊपर से उसने पहने हुए कपड़े उसके मसल्स को अच्छे से हाईलाइट कर रहे थे। उसका रूप किसी देवता की तरह लग रहा था। शौर्य ने आते ही बड़े ही सभ्य तरीके से हाथ जोड़कर दोनों को नमस्कार किया, जिसे देखकर दोनों माँ बेटियां उसे आंखें फाड़कर देखने लगी। शौर्य ने उनके सामने अपना हाथ लहराया और कहा, हेलो आंटी, आपका ध्यान किधर है? क्या हुआ? शौर्य की आवाज़ सुनकर दोनों माँ बेटियां अपने संभ्रम से बाहर आए और अंजलि ने तुरंत चौड़ी मुस्कान के साथ कहा, शौर्य तुम कितने हैंडसम लग रहे हो, मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। शौर्य ने अपने सिर के पीछे अपना हाथ लिया और हल्के से मुस्कुरा दिया। तभी स्नेहा ने अपनी अकड़ भरी आवाज़ में कहा, थोड़ा हैंडसम होने से कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मारा, अंत में ये एक लूजर का लूजर ही रहेगा। शौर्य ने ये सुना तो तपाक से बोल, शू शू, इस अच्छे खासे माहौल को बिगाड़ने के लिए किस कचरे के ढेर से इतनी बदबूदार मक्खियां यहाँ आई है? साला पूरा मूड खराब कर दिया मेरा। आंटी ऐसी गंदगी साथ लेकर मत घुमा करो, दिमाग के लिए अच्छा नहीं होता। क्या होगी अंजलि और स्नेहा की प्रतिक्रिया शौर्य के इस ताने पर? कैसा होगा शौर्य का सफ़र एक नई दुनिया के कॉलेज स्टूडेंट के रूप में? क्या यहाँ भी शौर्य को करना पड़ेगा खुद को साबित? उन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ सिर्फ पॉकेट नॉवेल ऐप पर। कहते हैं कि कॉलेज समाज का ही एक रूप होता है, ये सिर्फ आईना नहीं रहता। इस कॉलेज में आने वाले बच्चे समझ के हर हिस्से से आते हैं। इसी कॉलेज में स्टूडेंट्स के असली मानसिकता का विकास होता है। यहीं आने के बाद वो समाज का असली रूप समझ पाता है। शौर्य ने 2 जिंदगियों को जिए था, पर कॉलेज को कभी ध्यान से पढ़ा नहीं था। पर यहाँ ध्रुवलोक में आने के बाद शौर्य ने इस जिंदगी की जीने के बारे में सोच लिया था। शौर्य लोटस वैली पहुंच चुका था और अंजलि केडिया और उसकी बेटी स्नेहा शौर्य को लेने के लिए एयरपोर्ट पर पहुंच चुकी थी। पर शौर्य ने आते ही स्नेहा को उसके रवैये के लिए ऐसा तीखा जवाब दे दिया कि दोनों माँ बेटियों का मुंह खुला का खुला रह गया। ओह सॉरी आंटी, मैं थोड़ा मुनहफट हूँ। कोई मुझे कुछ कहता है तो मैं उसे सबसे गंदे तरीके से जवाब देना पसंद करता हूँ। तभी स्नेहा ने गुस्से से कहा, अगर जवाब नहीं मालूम हुआ तो क्या करोगे? तभी शौर्य ने अपनी मुट्ठी को दिखाते हुए कहा, मैं उस बोलने वाले मुंह को तोड़ने में विश्वास रखता हूँ। तुम्हें अगर इसका स्वाद चखना है तो अपना गटर जैसा मुंह चालू रखना, तुम्हारी कसम ऐसा तोड़कर रखूंगा कि इसे जोड़ने के लिए ऊपर इस भगवान भी आए तो भी बोलेगा, क्या तोड़ा है? शौर्य का ऐसा दबंग जवाब एक बार फिर अंजलि और स्नेहा को हैरान कर गया। अंजलि ने आंखें बड़ी करके अपनी बेटी को देखा और दबी आवाज में कहा, अब तुम्हें पता चला कि तुम्हारी बातें कभी कभी कितनी खतरनाक हो सकती है। ये सुनकर स्नेहा ने नाक चढ़ाई और गाड़ी में जाकर बैठ गई। पर शौर्य फिर भी उसे ऐसे ही जाने नहीं देने वाला था। उसने तुरंत अंजलि को देखकर कहा, आंटी ये मक्खी आपकी गाड़ी में क्यों बैठी है? शौर्य की बात सुनकर अंजलि को ऐसे लगा जैसे शौर्य ने मुस्कुराते हुए उसे कसकर थप्पड़ जड़ दिया हो। अंजलि नद अपनी बालों की लट को कान के पीछे खिसकाया और शर्मिंदगी भरी आवाज में बोली, वो मेरी बेटी स्नेहा है, मैं उसे इंट्रोड्यूस करना भूल गई थी। ओह तो याद आपकी बेटी है, यकीन नहीं होता, मुझे लगा वो आपके पड़ोसी की बिगड़ी हुई औलाद होगी जिसकी अकल घास चरने गई हो।
मुझे माफ़ करना आंटी, वो क्या है कि मैं थोड़ा। शौर्य ने इतना कहा तो अंजलि ने तुरंत आगे कहा, मैं जानती हूँ कि तुम थोड़े मुनहफट हो, मैं समझ सकती हूँ, पर क्या करूँ, उसे बचपन से ही साफ बोलने की आदत है। शौर्य ने तुरंत अंजलि का हाथ पकड़ा और बोला, मैं आपकी परेशानी समझ सकता हूँ आंटी, चिंता मत करो, अगले कुछ ही दिनों में ये अपना मुंह खोलना बंद कर देगी, मुझ पर विश्वास करो। शौर्य की इस बात से अंजलि का मुंह बिगड़ गया। उसने अपने चेहरे पर फिर भी मुस्कान बनाई रखी और दरवाजा खोलकर शौर्य को गाड़ी के अंदर बिठा दिया। अंदर बैठते ही स्नेहा ने दोबारा मुंह खोला और बोली, अगर पहली बार गाड़ी में बैठे होगे तो सीट बेल्ट लगाना भी एक तमीज मानी जाती है। शौर्य के ओंठ अचानक कांप गए। उसने ओंठों पर आ रही गंदी गाली को दबा दिया और मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हारे पापा गाड़ी में बैठने से पहले ही सीट बेल्ट लगाकर बैठते हैं या फिर ये तुम्हारी अपनी खोज है जहां गाड़ी में बैठने से पहले ही सीट बेल्ट बांधी जाती है। शौर्य ने उसके बाद ड्राइवर सीट पर बैठ रही अंजलि को देखा और बोला, माफ़ करना आंटी, पर आपकी बेटी कुछ ज़्यादा ही दूर भविष्य से भूतकाल में आई है ऐसा लग रहा है। आप कैसे झेलते हो ऐसे अजीब प्राणी को अपने घर में। शौर्य की बात से स्नेहा के सिर के ऊपर ज्वालामुखी की तरह धुआं निकलने लगा। बस उसके अंदर से लावा बहना बाकी रह गया था। अंजलि ने अपना गला साफ किया और शर्मिंदा होते हुए बोली, शौर्य वो नए लोगों के सामने थोड़ा ऐसा ही व्यवहार करती है। वो क्या है कि उसे बोलने की थोड़ी तमीज कम है। शौर्य ने ये सुना तो एक नज़र बगल में बैठी स्नेहा को ऊपर से नीचे देखा और बोला, सही कह रही है आप। बड़ी परेशानी होती होगी आपको जब भी आप किसी नए इंसान से मिलती होगी तो इसका मुंह बंद करना मुश्किल होता होगा आपको। शौर्य की बातों ने स्नेहा को अच्छा खास सुलगा दिया था। उसे आगे क्या बोले और क्या नहीं ये भी समझ नहीं आ रहा था। अंजलि भी शौर्य की बातों से इतनी शर्मिंदा हो गई थी कि उसने आगे कुछ बोलना सही नहीं समझा और सीधा शरद नगर जाने वाले रास्ते पर गाड़ी को दौड़ाना शुरू कर दिया। पूरे रास्ते शौर्य आसपास के नज़ारों का मजा लेते हुए जा रहा था। उसने एक नज़र भी स्नेहा की खूबसूरती को नहीं देखा। एक आधे घंटे का सफ़र तय करने के बाद शौर्य केडिया परिवार के बड़े से विला के सामने पहुंच गया। यहाँ पहुंचते ही स्नेहा को लगा कि वो अपने घर पर पहुंच गई है तो शौर्य उसे कुछ नहीं बोलेगा, तो उसने तुरंत मुंह खोला, पर शौर्य भी इसका ही इंतजार कर रहा था। अगर तुम्हें पता ना हो तो हमारे नौकर तुम्हारा सामान नहीं उठाएंगे, बेहतर होगा कि तुम अपना सामान खुद ही उठाओ और अंदर चलो। शौर्य ने ये सुना तो स्नेहा के गालों को पकड़कर मसलते हुए बोला, कितनी स्मार्ट हो तुम, तुम्हारे सामने तो दुनिया का तेज दिमाग वाला इंसान भी पानी मांगने लगेगा। मेरी माँ, तुम्हारे पास कोई ऐसी खास आंखें हैं जिन्होंने देखा है कि मैंने मेरा सामान साथ लाया है। अगर इतनी मेरे साथ बात करने की चूल मची है तो कोई अच्छा खासा सब्जेक्ट सोचकर बात किया करो। मैं जानता हूं कि मैं थोड़ा हैंडसम हूं, पर इतना भी लट्टू होने की जरूरत नहीं है। मुझे चिपकू लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं है, खासकर तुम्हारी तरह बदबूदार लड़कियां। ऐसा कहकर शौर्य बिना पीछे मुड़े अंजलि के पीछे घर के अंदर चला गया। स्नेहा शौर्य को ऐसे जाते देखकर अपना पैर पटकते रह गई। घर के अंदर आते ही अंजलि ने अपने नौकर को बुलाया और शौर्य को उसका कमरा दिखाने के लिए कह दिया। जब उसे स्नेहा दिखाई नहीं दी तो उसने घर के बाहर देखा तो पाया कि स्नेहा अभी भी अपने हाथ बांधकर गुस्से से नाक चढ़ाकर दिखाई दी। अंजलि को समझने में देर नहीं लगी कि शौर्य ने एक बार और कुछ तो स्नेहा को कहा होगा। अंजलि ने शौर्य को उसके कमरे की ओर जाते देखा और मन ही मन बोली, शिला की बच्ची, तुमने मुझे ये नहीं बताया कि तुम्हारा बेटा भी अपने मुंह से इतना मीठा जहर उगलता है। हे भगवान, मेरा क्या होगा। इस घर में ये दोनों बाप बेटी कम थे क्या जो ये भी यहाँ आ गया। ऐसा सोचकर अपना माथा रगड़ते हुए अंजलि अपने कमरे में चली गई। स्नेहा काफ़ी देर तक बाहर खड़ी रही। जब उसका फ़ोन बजने लगा तो वह होश में आई। फ़ोन उठते ही दूसरी तरफ से ऊंची मगर पतली आवाज़ आई, स्नेहा तुम कहाँ हो यार, तुम भूल गई क्या, आज हमें लास्ट स्कूल डे सेलिब्रेट करने जाना है। जल्दी कर मेरी माँ, हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं। ये सुनकर स्नेहा को तुरंत याद आया कि आज उसके क्लास के सभी लोग लास्ट स्कूल पार्टी करने के लिए शहर के रेडियंट क्लब के जाने वाले हैं। स्नेहा दौड़कर अंदर आए और अपने कमरे में चली गई। काफ़ी देर तक सज धज कर तैयार होकर जब स्नेहा बाहर आई तो उसने देखा कि शौर्य पैर लंबे करके सोफे पर बैठकर टीवी पर न्यूज देख रहा था। ये देखकर स्नेहा से रहा नहीं गया और बोल पड़ी, यहाँ ऐसे पैर फैलाकर बैठने की जरूरत नहीं है, ठीक से भी बैठा जा सकता है, क्या तुम्हें पता नहीं। इस पर शौर्य ने गर्दन घुमाकर एक नज़र स्नेहा को देखा और देखता ही रह गया। उसने शॉर्ट पार्टी स्कर्ट पहनी थी, जितना जरूरी है उतना ही शरीर का हिस्सा ढका हुआ था। इस चमचमाते ड्रेस में स्नेहा भला की हॉट लग रही थी, लेकिन शौर्य ठहरा। शौर्य उसे हमेशा आदत थी खूबसूरत चीज़ों को कीचड़ उछालकर गंदा करने की, तो उसने थोड़ा शरारती चेहरा बनाया और बोला, मैं तो तुम्हारा इंतजार कर रहा था ताकि तुम यहाँ आओ और मेरी गोद में बैठकर मुझे यहाँ रखे फल काट कर खिलाओ। वैसे तुम इस ड्रेस में यहाँ बैठोगी तो कसम से तुम्हें खुशी ही होगी। शौर्य की ऐसी बात सुनकर स्नेहा लगभग सीढ़ियों से गिरते गिरते बच गई। उसकी आवाज़ सुनकर किचन से अंजलि प्लेट में खाने का सामान और चाय जैसा गर्म पे लेकर बाहर आए।
उसने हड़बड़ी में पूछा, क्या हुआ स्नेहा, तुम ऐसे क्यों चिल्लाए? इस पर स्नेहा ने शौर्य के पीठ को देखा और गुस्से से तनतनाते हुए बिना कुछ बोले बाहर जाने लगी। स्नेहा को ऐसा सजा धजा देखकर अंजलि के अंदर की माँ भड़क उठी और तुरंत बोल पड़ी, ये कैसे कपड़े पहने हैं तुमने और इस वक्त कहाँ जा रही हो? अपनी माँ की बात सुनकर स्नेहा झटके से पीछे मुड़ी और थोड़ा चिढ़कर अपनी माँ से बोली, मॉम मैंने आपको सुबह ही बताया था कि मैं और मेरे फ्रेंड्स आज लास्ट स्कूल डे सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। और हाँ, ये हमारा पार्टी ड्रेस कोड है। ऐसा कहकर वो जाने लगी। उसे ऐसा करते देखकर अंजलि को उसकी चिंता हुई और वो शौर्य से बोली, शौर्य तुम्हारा भी यहाँ पहला दिन है। ऐसा करो तुम स्नेहा के साथ चले जाओ ताकि तुम भी उसके फ्रेंड सर्किल में तुरंत घुल मिल सकोगे। ये सुनकर स्नेहा फट पड़ी और बोली, मॉम आप भी ना, मैं इस लूजर को अपने साथ नहीं ले सकती। इसकी वजह से मेरे फ्रेंड्स मुझ पर हंसेंगे। अंजलि उसे डांटने ही वाली थी कि उससे पहले शौर्य बोल पड़ा, जैसी ये है तो जाहिर है इसके दोस्त भी इसकी तरह गए गुजरे ही होंगे। ऐसे दोस्तों से अच्छे तो सड़क किनारे के कुत्ते अच्छे होते हैं जो बेवजह भौंकते नहीं है। शौर्य द्वारा खुद को और उसके दोस्तों को कुत्ता कहने पर स्नेहा का पारा काफ़ी चढ़ गया। उसने उंगली दिखाकर कहा, ये क्यों नहीं कहते कि तुम मेरे दोस्तों की कभी बराबरी ही नहीं कर सकते? अगर हिम्मत है तो मुझे साबित करके दिखाओ कि यू आर बेटर देन माई फ्रेंड्स। ये सुनकर शौर्य भी तार से खड़ा हुआ और बोला, ओह तो तुम्हारा कहना है कि तुम्हारे दोस्त मुझसे बेहतर है। ठीक है, आज ये भैरव तुम्हारे इस भ्रम को तोड़कर रख देगा। पर हाँ, इसके बाद मैं चाहूँगा कि तुम अपना ये छोटा सा मुर्गी जितना दिमाग इस्तेमाल नहीं करोगी। ऐसा कहकर शौर्य उठकर बाहर की तरफ निकल गया। अंजलि ने अपना सिर पीट लिया और अपना फ़ोन निकालकर शिला को लगा दिया। फ़ोन उठते ही अंजलि शिला से पहले बोल पड़ी, शिला की बच्ची तुम्हारा ये बेटा चलता फिरता अंगार है। ये जहाँ जाता है वहाँ आग लगा देता है। किसी ज्वालामुखी में जाकर इसे जन्म दिया था क्या तुमने? ये सुनकर शिला पहले तो चौंक गई। उसने कॉलर इट चेक किया और कन्फर्म किया कि ये उसकी शांत और समझदार दोस्त अंजलि ही है। फिर धीरे से पूछा, क्या हुआ मेरी लाडो, ऐसी क्यों भड़की हुई है तू? इस पर अंजलि ने अपनी बेटी की हरकतों के साथ शौर्य का जवाब भी उसे बोलकर सुनाया। सारा वाकया समझने के बाद शीला ने गहरी सांस भरी और बोली, अंजलि तू मेरी अच्छी दोस्त है इसीलिए तुझे बताती हूँ कि शौर्य का कल्टीवेशन भले नष्ट हो गया है पर उसकी फिजिकल पावर्स किसी वाइड रिफाइनमेंट कल्टीवेटर को भी आसानी से पीट सकती है। ऊपर से उसने नई कल्टीवेशन टेक्निक भी पाई है जो उसे बिना कोर फॉर्म किए कल्टीवेट करने देती है। जहाँ तक मुझे पता है इस वक्त उसकी कल्टीवेशन एक को फॉर्मेशन कल्टीवेटर जितनी है, पर उसकी ताकत किसी वॉइड फिनमेंट कल्टीवेटर को भी मौत के घाट आसानी से उतार सकती है। वो मेरा बेटा है इसीलिए उसके बारे में मैं कुछ छुपाना नहीं चाहती, पर उस हादसे के बाद से मैंने देखा है कि उसे गुस्सा काफ़ी जल्दी आता है। अपनी बेटी से कह देना कि अपनी बातों से उसे गुस्सा ना दिलाए वरना उसे लेने के देने पड़ सकते हैं। शिला ने एक ही सांस में शौर्य के बारे में सारी बातें बता दी। अंजलि नद सिर पर हाथ रखा और बोली, मेरी माँ पहले क्यों नहीं बताया तुमने मुझे? अभी अभी शौर्य स्नेहा के साथ उसके दोस्तों से मिलने चला गया है। जहाँ तक मुझे पता है उसके दोस्त भी स्नेहा की तरह ही बदतमीज ही है। दूसरी तरफ शिला की सांसें लगभग रुक सी गई। उसने हड़बड़ी में कहा, रुको मैं उसके गार्ड्स को अलर्ट कर देती हूँ। मुझे लगा था कि उसे घर के अंदर रहना पसंद है तो वो बाहर नहीं जाएगा, पर तुमने तो उसे पहले दिन ही खुला छोड़ दिया है। अंजलि और शिला दोनों कुछ देर तक चुप बैठी और फिर कुछ सोचकर अंजलि शिला से बोली, मैं उनके पीछे अभी निकलती हूँ। इससे पहले की बात आगे बढ़े मुझे उन्हें रोकना होगा। ऐसा कहकर अंजलि ने फ़ोन काट दिया। अंजलि ने जल्दबाजी में अपना फ़ोन और पर्स उठाया और तेजी से बाहर निकल आई। उसने अपने पर्सनल ड्राइवर को कॉल किया और तुरंत घर के बाहर बुला लिया। उसने उसे स्नेहा की कार का पीछा करने के लिए भेज दिया। वहीं शौर्य टी शर्ट और जीन्स पहनकर स्नेहा की गाड़ी में बैठा था। ये इतना ओल्ड फैशन लग रहा था कि स्नेहा को उससे घिन आने लगी थी। शौर्य ने उसकी नज़रों को देखा और अपने टी शर्ट पर हाथ फेर दिया। अगले ही पल उसके कपड़े एक शानदार काले रंग के सूट में बदल गए। उसके ऊपर धीरे धीरे सुनहरे रंग के शेर की प्रतिमा उभरने लगी। बाघ का चेहरा शौर्य के पीठ वाले हिस्से पर उभर आया। शौर्य की स्लीपर्स शाइनिंग ब्लैक शूज में बदल गई। उसके हाथ में हाई एंड की वॉच उभर आई। शौर्य ने अपनी सूट के पॉकेट से चश्मा निकाला और आंखों पर चढ़ाया। इस रूप में शौर्य इतना हैंडसम लग रहा था कि स्नेहा आगे ध्यान देने के बजाय उसे ही देखती रह गई। उसके मुंह से अपने आप निकला, इट्स सो अमेजिंग, ये तुमने कैसे किया? शौर्य ने तिरछी मुस्कान दी और बोला, अरे मैडम ये तो बस ट्रेलर है, मेरे असली जलवे तुमने अभी देखे कहाँ है? शौर्य का जवाब सुनकर स्नेहा ने नाक चढ़ाए और बोली, हाँ हाँ मुझे भी पता है कि जुनेजा परिवार का इकलौता वारिस जो थे तुम। होगा कोई एडवांस टेक्नोलॉजी से बना कपड़े बदलने वाला डिवाइस, पर ये मत भूलो कि तुम इस वक्त सड़क पर आ गए हो। शौर्य ने ये सुना तो उसने अपने बालों से हाथ फेरे और उसे चिढ़ाते हुए बोला, वो तो आने वाला समय ही बताएगा कि मैं सड़क पर हूँ या आसमान में। तुम्हें अपनी चिंता करनी चाहिए।
शौर्य की बात सुनकर स्नेहा ने गाड़ी की रफ्तार बढ़ाई और तेजी से आगे बढ़ने लगी। इधर तभी स्नेहा का फ़ोन बजा और उसकी दोस्त की आवाज़ उसे सुनाई दी, स्नेहा तुम कहाँ हो यार? इधर एक प्रॉब्लम हो गई है। पैराडाइज क्लब आज ओवरबुक्ड हैं। हम लोग रेडियंट क्लब के लिए निकल रहे हैं। सीधा वहां पहुंच जाना। इतना कहने के बाद उसने स्नेहा को बोलने का एक भी मौका नहीं दिया और फ़ोन रख दिया। ये देखकर शौर्य को उसकी दोस्त की हड़बड़ी कुछ अजीब लगी, पर स्नेहा ने उसे और सोचने का मौका नहीं दिया और अपनी गाड़ी को दूसरे रास्ते पर मोड़कर सीधा रेडियंट क्लब की ओर निकल पड़ी। क्या कुछ गड़बड़ करने वाले हैं स्नेहा के दोस्त? क्या शौर्य फंसने वाला है किसी नई मुसीबत में? क्या होने वाला है रेडियंट क्लब पर? क्या अंजलि समय पर स्नेहा के पास पहुंच पाएगी? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ सिर्फ और सिर्फ पॉकेट नॉवेल ऐप पर।